बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ बीपीसीसी 131 यूनिट 2 के हवाले से। पिछले क्लास में हमने नफ्सियात से मुतालिक गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने इस बात पर जोर दिया था कि नफ्सियात क्या है और नफ्सियात की जानकारी हमें क्यों हासिल करनी चाहिए। इसी सिलसिले से नफ्सियाती सिलसिले से ही दो लफ्ज़ जो नफ्सियात से मुतालिक हैं उनके उनके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे, और वो दो ख़ास लफ्ज़ हैं हिस्स और हिस्सी इदराक, यानी सेंसेशन और परसेप्शन। सेंसेशन और परसेप्शन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत ही पॉपुलर लफ्ज़ है, या जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं। सेंसेशन या हिस्स क्या है? यानी हमारे माहौल में हमारे जो हवास हैं, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं, वो हमारे माहौल से जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करते हैं, और उस स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद वो उसे ब्रेन में या हमारे दिमाग में भेजते हैं, जहां से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सामने हमारे जो स्टिमुलस है, जो चीज हमारे सामने रखी है, वो क्या है, उसका एहसास हमें होता है। यानी कि तब हम ये कह सकते हैं कि हिस्स में हमारे जो सेंस ऑर्गन है, यानी कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन, हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, हमारी जबान और हमारा स्किन, या जिसे हम लम्स कह सकते हैं, वो शामिल होते हैं, और उनके मार्फत हमें उस स्टिमुलस की, उस चीज की जानकारी होती है जो हमारे सामने हमको नजर आती है। यानी कि अगर हमारे सामने एक कलम रखी है, तो हमारी आंख उसे हमारे सेंसरी इम्पल्स से रिसीव करती है और फिर हम ये देखते हैं कि कोई एक लंबी सी चीज है जिसका इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता है। इसे सेंसेशन कहते हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि सेंसेशन हमारे माहौल में जो इंफॉर्मेशन है उसको हासिल करने वाला, उसको तब्दील करके दिमाग में भेजने वाला एक लफ्ज है या एक प्रोसेस है। इसकी जो सही प्रोसेसिंग है, सेंसेशन की जो सही प्रोसेसिंग है, उसमें 3 बातें हैं। एक है रिसेप्शन, दूसरा ट्रांसडक्शन, और तीसरा है ट्रांसमिशन। रिसेप्शन में हम अपने माहौल से, अपने एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करते हैं, और फिर ट्रांसडक्शन उसको न्यूरल इम्पल्स में बदलता है, को ट्रांसफर करता है, और फिर ये न्यूरल इम्पल्स हमारे ब्रेन में या दिमाग में जाकर के उसको प्रोसेस करते हैं, जिससे कि हमको उस चीज की जानकारी मिलती है कि ये जो चीज सामने है हमारे माहौल में, ये जो रखी हुई चीज है या ये जो चीज हमें नजर आ रही है, वो चीज क्या चीज है। तो इसमें जो सबसे खास बात है सेंसेशन के प्रोसेसिंग में, वो खास बात है ट्रांसडक्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को न्यूरल इम्पल्सेस में बदलता है। और कैसे बदलता है, इसके लिए हमारे पास हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं वो जिम्मेदार होते हैं। यानी कि हमारी आंखें हैं, वो लाइट वेव्स यानी कि रोशनी की मदद से न्यूरल इम्पल्सेस में किसी भी चीज को बदलती है। हमारे जो नाक है, वो हमारे माहौल में जो गैस है, केमिकल जो गैस है, वो जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो हमारे नाक के जरिए हमको न्यूरल इम्पल्सेस में उस चीज को बदलता है। उसके बाद हमारी जीभ या जुबान, जिसे हम कहते हैं, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के मार्फत न्यूरल इम्पल्सेस बदलते हैं, जिससे कि हमें किसी चीज के जायके का पता चलता है। उसके बाद हमारे कान हैं, जो कि साउंड वेव्स, आवाज की लहर को न्यूरल इम्पल्सेस में बदलते हैं। और आखिर में हमारा जो स्किन है, वो अलग अलग तरीके से, जैसे कि दबाव, दर्द या हरारत को न्यूरल इम्पल्स में बदलता है, और फिर हमें उस चीज की जानकारी या उसका एहसास होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर
आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक सेब रखा हुआ है। इस सेब को जब हम देखते हैं तो हमारे आंख से जो सेंसरी इम्पल्स है वो निकल करके सेब पर जब जाता है तो हमें ये पता चलता है कि ये एक सेब है। इसके बाद हम जब इसे काटते हैं तो इसका जो क्रंच है, वो काटने की जो आवाज है वो हमारे कानों के मार्फत हमको सुनाई पड़ती है, और तब हमें ये एहसास होता है कि हम इसे काट रहे हैं। और काटने के साथ ही जैसे ही इसका रिएक्शन हमारे जुबान के साथ होता है तो हमें इसके मीठे, फीके या कड़वे होने का एहसास होता है। और फिर जब इसको हम हाथ में अच्छी तरह से पकड़ते हैं तो इसके स्किन को छूने से, इसके जो ऊपरी परत है, इसकी जो सतह है, इसको जब हम छूते हैं तो इससे हमें इसके चिकनेपन का, इसके रुखड़ेपन का, इसके गर्म होने का, इसके ठंडे होने का आभास होता है। अगर हम फ्रीज से, रेफ्रिजरेटर से एक सेब बाहर निकालते हैं तो जैसे ही हम उससे छूते हैं हमें यह एहसास होता है कि ये बहुत ठंडा है। ये ठंडापन का जो एहसास है ये हमारे स्किन रिसेप्टर्स की वजह से होता है, जो कोई अगर ये हमारे स्किन रिसेप्टर काम ना करे तो हमें इसका एहसास नहीं होगा कि वो सेब जो है वो ठंडा है या गर्म है, या उसमें कुछ कोई भी उसमें हरारत है या नहीं है। इसके लिए आगे हम ये देखते हैं कि सेंसरी सिस्टम एक पूरे तरीके से काम करता है जिसे हिसी निजाम कहा जाता है। और इस सिस्टम में खास तौर पर 6 तरीके के सिस्टम जो है वो काम करते हैं, जिनमें कि हमारी नजर यानी कि आंखें, सूंघने से मुतालिक यानी कि हमारे नाक ऑल्फैक्टरी सिस्टम, जायके से मुतालिक हमारी जीभ, स्किन या जिसे हम कह सकते हैं टैक्टाइल सेंसेशन जो कि छू करके पता चलता है, काइनेस्थेटिक सेंसेशन यानी कि उजलाती हिस्स। इसमें ये खास बात ये होती है कि हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, हमारे जिस्म का जो हिलना डुलना, चलना फिरना या जो मुड़ना और झुकना होता है, इससे मुतालिक जो बातें हैं वो हमें इस प्रोसेस में पता चलती है। और एक और है ऑडिटरी यानी कि सुनने से मुतालिक, जिसमें कि कान जो है हमारे वो अहम रोल अदा करते हैं। आंख की जो साख्त है, आंख की जो साख्त है आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपनी किताब में कि इसमें कुछ इसके खास खास जो पार्ट्स होते हैं वो देखने के लिए या नजर के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें कि हम जिसको रेटिना, स्पेशली कॉर्निया, प्यूपिल, कॉर्ड, कोन्स एंड रॉड्स जो है वो कह सकते हैं। वो सब ये इन सब से जो लाइट्स की जो लाइट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, और फिर इसकी वजह से हम सही तरीके से किसी चीज को देख सकते हैं या हम उस पर नजर डाल सकते हैं। इसी तरीके से सूंघने के लिए हमारा जो नाक है वो जिम्मेदार होता है, और हम हवा में जो गैस होती है उस गैस को हमारा जो नाक है वो रिसीव करता है, वो उसके हासिल करता है। नाक की हमारी एक अपनी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी ये होती है कि जैसे हम इंसान जो है वो, उनकी कैपेसिटी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जो 50 मिलियन की होती है, लेकिन कुत्तों की इससे ज्यादा होती है। इसलिए ये देखा जाता है कि सूंघने के लिए हम लोग इंसानों से ज्यादा कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं, या आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि वो दूर रखी हुई चीज या बहुत ज्यादा जो कि इंसानी पहुंच के बाहर होती है उसको भी बड़ी आसानी से वो लोग हासिल कर लेते हैं, या उनको पता चल जाता है। तो इंसानी नाक जो है वो हवा में गैस का जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसकी वजह से हमको कुछ महक या उसकी स्मेल है वो पता चलती है, जिससे कि हम ये फर्क कर सकते हैं कि ये खुशबू किस चीज की है, या ये जो बदबू है वो कैसी है, या दूर से किसी तरह की खुशबू आ रही है या नजदीक से खुशबू आ रही है, ये हमें हमारे नाक के जरिए ही पता चलता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है हिस्से जायका। जायका के लिए हमारी जीभ या हमारी जो जुबान है वो जिम्मेदार होती है, और हम अलग अलग तरह के टेस्ट या जायका को एक्सपीरियंस करते हैं। तो वही अलग अलग तरह के जो जायका है, इसका जो हमको एक्सपीरियंस होता है वो इसलिए होता है कि हमारी जो जुबान है उसमें जायका के अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी कि उसका अलग अलग हिस्सा है। अलग अलग हिस्से पे हमारी जो जीभ है उसमें अलग अलग जायकों के लिए अलग अलग
टेस्ट बर्ड्स हैं, और वहां से जैसे ही उनके साथ वो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होता है, वहां से हमें उस चीज की जानकारी होती है। खास तौर पर ये देखा जाता है कि 4 तरीके के जो टेस्ट हैं या जो जायका है, वो ज्यादातर देखने को या ज्यादातर उसका सामना करना पड़ता है, जिसमें कि हम ये शीरी यानी कि मीठा, शीरी है, तुर्श है, तल्ख है और तुन है। ये 4 जो जायका है वो हमारे ज़ुबान के अलग-अलग टेस्ट बड्स से हमको इनकी जानकारी मिलती है, और इनके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो शीरीं है, तल्ख़ है, तुंद है या फिर तुर्श है। इसके बाद जैसे लम्प्स, जिसको हम कह सकते हैं स्किन या टैक्टाइल सेंसेशन कहते हैं उसको अंग्रेजी में, जिसमें कि हम छू करके इस बात का एहसास हमें होता है कि कोई चीज़ का दबाव, दर्द हो रहा है या उसकी हरारत कैसी है। अगर हम आग को छूते हैं तो हमें गर्म का एहसास होता है, बर्फ को छूते हैं तो ठंडे का एहसास होता है। और इसके लिए हमारा जो स्किन है, हमारा जो सिस्टम है स्किन का, जो रिसेप्टर सिस्टम है, वो जिम्मेदार होता है, और जिसकी मदद से हमें किसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है कि वो उसकी हरारत कैसी है, उसका दबाव कैसा है। जब जब हम किसी चीज को हाथ में लेते हैं तो उसका वजन हमको पता चलता है, तो ये दबाव हुआ। इसके अलावा जब हम किसी चीज को छूते हैं तभी हमको ये जानकारी होती है कि वो उस चीज की हरारत कैसी है। बिना छुए हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके सामने चाय की एक प्याली रखी है तो आप बिना छुए अंदाजा ये नहीं लगा सकते हैं कि वो चाय की प्याली में चाय गर्म है या ठंडी चाय रखी है। तो ये स्किन हमारे जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है, इस तरह के सेंसेशन के लिए। और उसके बाद उजलियाती हिस्स, उजलियाती हिस्स में हमने आपको बताया कि हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, पोजीशन और मूवमेंट, हम सीधे खड़े हैं, एक पैर पे खड़े हैं या क्रॉस करके खड़े हैं, या किस पोजीशन में है, इसका एहसास और ये जो बैलेंस है, ये हमें उजलियाती हिस्स से जानकारी मिलती है। इसके बाद इंसानी कान, जो कि हमको सुनने के लिए दस्तयाब हैं और जिससे कि हम सुन सकते हैं साउंड वेव्स को। अलग अलग तरह के साउंड वेव्स होते हैं, पिच है, लाउडनेस है, आवाज की जो आवाज जो होती है, लाउडनेस की साउंड की जो लाउडनेस होती है कि ऊंची आवाज है या धीमी आवाज हो रही है, या फिर टिम्बर यानी कि लय। किसी भी चीज को लय के तौर पे हम पहचानते हैं, जैसे कि अगर शहनाई बज रही है और पियानो बज रहा है तो दोनों में हम फर्क कर सकते हैं कि ये शहनाई की आवाज है और एक तरफ पियानो की आवाज है। इसी तरीके से अगर किसी के बच्चे के रोने की आवाज है या हंसने की आवाज है तो उसके हम उस लय से उसको हम फर्क कर सकते हैं कि ये आवाज जो है वो किस तरह की है। तो इसके लिए हमारा कान जो है वो जिम्मेदार होता है, और कान में हमारे 3 हिस्से हैं, इनर पार्ट, मिडिल पार्ट और आउटर पार्ट। अंदरूनी हिस्सा, बीच का हिस्सा और बाहरी हिस्सा। और इन हिस्सों से ही हमारे जो साउंड वेव्स हैं वो टकराते हैं और वो हमको सुनने के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद जो हम आप लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे वो है परसेप्शन, यानी कि हिस्से इदराक। परसेप्शन सेंसेशन के बिना मुमकिन नहीं है। यानी कि परसेप्शन में आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि परसेप्शन जो है वो सेंसेशन और मीनिंग का जमा है। यानी कि सेंसेशन के बिना परसेप्शन जो है वो मुमकिन नहीं है। सेंसेशन में जब मीनिंग जुड़ जाता है तो वो परसेप्शन या हमारी समझ जो है वो होती है। अगर हमारे सामने कोई चीज रखी है और हम उसे देख रहे हैं, लेकिन अगर उसमें उस मीनिंग नहीं है तो वो चीज हमारे लिए हमारी समझ के बाहर होती है। हमारी समझ के बाहर इसलिए होती है क्योंकि हम उसका कोई अंदाजा या कोई मतलब नहीं लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ये कहा जा सकता है कि अगर आपने पेन ड्राइव देखा है तो आप उसका अंदाजा कर सकते हैं कि जब आपके सामने पेन ड्राइव रखी रहे तो आप देख करके उसको समझ सकते हैं कि ये पेन ड्राइव है। आपने कप देखा है, चाय की प्याली देखी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये चाय की प्याली है और इसका इस्तेमाल चाय पीने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आपके सामने आए
जिसे आपने कभी देखा नहीं, आपने उसे आपने उसको महसूस नहीं किया, आपको उसकी जानकारी नहीं है, आपने उसका तजुर्बा अगर नहीं किया है, तो आप उस चीज के बारे में समझ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो परसेप्शन के लिए ये जरूरी है कि सेंसेशन के जरिए हमें उस चीज की जानकारी तो हो रही है, हम उसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं या हम उसको छू करके उसका अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन वो उसकी उसकी मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, ये हमें तभी जानकारी हो सकती है जब हम उसको तजुर्बा करें, उसके बारे में हमको पहले से कोई जानकारी हो, हम उसके बारे में अगर पहले से कुछ अगर हमने पढ़ा हुआ है, तो हम उसको तभी उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए परसेप्शन में के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेंसेशन के साथ साथ उसमें मीनिंग भी हो। और इस इस तरीके से तब हम ये कह सकते हैं कि तब परसेप्शन में तीन बातें जरूरी तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, जो कि है इंतखाब, तरतीब और तशरीह। यानी कि पहले तो हम किसी चीज का इंतखाब करते हैं कि हमें क्या देखना है। हमारे माहौल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम सब चीजों पर एक साथ नजर नहीं डाल सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और दो लोग हैं, तो दोनों लोग सभी चीजों को एक साथ एक ही तरीके से नहीं देखते हैं। हम उस चीज को देखते हैं जिस चीज पे हमारा ध्यान पहले जाता हो, हमारी जरूरत हो, हमारा कोई मोटिवेशन हो, हमारा इंटरेस्ट हो उस चीज में, तो हम उस चीज पर हम नजर डालते हैं। तो यानी कि परसेप्शन के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात है वो है कि इंतखाब, यानी कि हम सिलेक्शन उस करें कि हमें क्या देखना है। उसके बाद है उसमें उसकी तरतीब करें। हम तरतीब ये करें कि उसको हम ऑर्गेनाइज करें, उसको समझने की ये कोशिश करें कि ये जो चीज है वो क्या चीज है, ये कहाँ है, इसको कैसे हम हमारा जो जो सेंस ऑर्गन्स है, तो वो उस चीज को ऑर्गेनाइज करता है कि ये चीज क्या है। और फिर आखिर में आता है तशरीह, यानी कि हम उन उस इंतखाब किए हुए चीज का जो जब तरतीब कर लेते हैं, तो तरतीब करने के बाद हम उसकी तशरीह करते हैं कि ये चीज आखिर क्या है। अगर आपके सामने एक चाय की प्याली है रखी हुई और आप उसका आपने उसका इंतखाब किया, तो आपके जो सेंस ऑर्गन है उसको तरतीब करते हैं कि ये क्या चीज है। और फिर ये तशरीह उसकी होती है कि ये चाय की प्याली है जिसका इस्तेमाल चाय पीने में किया जा सकता है, दूध पीने के लिए भी कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह। जैसा जैसा हमारा तजुर्बा रहता है, उस तजुर्बे के बिना पर हम उस चीज के को अच्छे तरीके से उसकी तशरीह कर सकते हैं। मिलाकर तब ये कह सकते हैं कि जो परसेप्शन है वो एक इंटीग्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसेशन है। यानी कि ऐसा सेंसेशन है, ऐसा हिस्स है जो कि मिलाता है, जोड़ता है और फिर उसकी तशरीह करता है। परसेप्शन का कुछ खास फितरत है। इसकी जो फितरत है वो ये है कि इसमें मीनिंग होना चाहिए, यानी मतलब होना चाहिए। बिना मतलब के अगर कोई चीज हमारे सामने है तो वो परसेप्शन नहीं कहलाएगी, या उस चीज को हम परसेप्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम उस चीज का मीनिंग नहीं निकाल पा रहे। जैसे कि हमने आपको अभी कहा कि जब तक कोई चीज हमारे सामने या हमारे समझ के अगर परे होती है, तो हम उस चीज को परसीव या उसका परसेप्शन नहीं कर पाते हैं। और जब मीनिंगफुल होती है, इसमें मीनिंग होता है, तो हम उस चीज का सही तरीके से उसकी समझ हमको होने लगती है और हम उस चीज को उसी तरीके से सही तरीके से देखने लगते हैं। सिलेक्शन होता है, परसेप्शन इज सिलेक्टिव, यानी कि हम खास चीजों का ही परसेप्शन करते हैं। हमारे माहौल में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सबको एक साथ उसका परसेप्शन या उसकी समझ हमको हासिल नहीं होती है। हमें खास चीजों की ही समझ हासिल होती है, जिससे जो चीजें हमारे जाती मसलों से जुड़ी होती हैं, हमारे जाती इंटरेस्ट से जुड़ी होती हैं, उससे हम उसी का परसेप्शन करते हैं। और इस परसेप्शन के लिए जरूरी होता है कि हिस हो, सेंसेशन हो, चाहे वो नजरियाती हो, चाहे वो सुनने से मुतालिक हो, या फिर जायके से मुतालिक हो। इसके बाद परसेप्शन में ऑब्जर्वेशन या तजुर्बे की जरूरत होती है। अगर तजुर्बा नहीं है पहले से, तो हमें वो चीज हमारे लिए बेमानी हो जाती है और हम उसका सही परसेप्शन या सही समझ नहीं हासिल कर सकते हैं। और जब परसेप्शन हमें हो जाता है, यानी कि किसी चीज की समझ हमें हो जाती है, तो एक सही
रूप में वो चीज हमें दिखाई देती है, उसकी सूरत जो है वो बहुत साफ हो जाती है, जिससे कि उसका एक साफ साफ इमेज बनता है और हमें वो चीज बहुत ज्यादा सही और क्लियर दिखाई देने लगती है। यहाँ पर परसेप्शन के कुछ नजरियाती नुक्ता नजर हैं, यानी कि परसेप्शन को अलग अलग तरीके से आप लोगों ने बताया है, जिसमें कि खास बात यह है कि दो तरीके के अप्रोच या दो तरीके के जो नुक्ता नजर हैं वो अहम है। पहला है बॉटम अप प्रोसेसिंग और दूसरा है टॉप अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग में खास बात क्या है? बॉटम अप प्रोसेसिंग वो चीज है जिसमें कि जिस तरह के परसेप्शन में अलग से किसी तरह की जानकारी की जरूरत नहीं होती है। अलग से तरह की जानकारी से मुराद ये है कि यहाँ पर जो स्टिमुलस है, जो चीज हमारे सामने रखी है, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी से हम उसका परसेप्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चेहरा है और जिसमें कि बॉटम अप प्रोसेसिंग में है कि व्हाट आई एम आई सीइंग, मैं क्या देख रही हूँ, ये बॉटम अप बताता है कि क्या देखना है। और जो टॉप अप प्रोसेस है उसमें आपके एक्सपीरियंस, आपका जो तजुर्बा है, आपके जो ख्यालात हैं, वो सब मिल करके आपके सेंसेशन को मानेखेज बनाते हैं और तब जाके हम किसी चीज का परसेप्शन करते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बॉटम अप प्रोसेसिंग में जो जो भी जानकारी हमारे सेंस ऑर्गन हमें देते हैं उसको हम जमा करते हैं और जमा करके हमें जो नतीजा मिलता है उससे हम समझ लेते हैं। लेकिन टॉप अप प्रोसेस में हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, हमारी उम्मीदें, हमारा जो तजुर्बा है, वो सब मिलके उसको इंटरप्रेट करता है, उसको बताता है और तब जाके उस इंफॉर्मेशन को हम हासिल करते हैं। परसेप्शन के बहुत सारे नुक्ता नज़र है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अहम और ख़ास नुक्ता नज़र गेस्टाल्ट के इदार की तंजीम के कवानीन जो हैं उनको बताया जाता है। और इसमें फिगर ग्राउंड, ग्रुपिंग, कॉन्स्टेंसी, पैटर्न और डिस्टेंस क्यूज अलग अलग हिस्से में इसको बांट दिया गया है। इनके गेस्टाल्ट के अलग अलग इदार की जो तंजीम के कानून है उनको अलग अलग हिस्से में बांट करके बताया गया है, जिसकी चर्चा या जिसके बारे में गुफ्तगू हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले फिगर ग्राउंड परसेप्शन। फिगर ग्राउंड परसेप्शन में क्या है कि जब भी कोई चीज हमारे सामने आती है या हम अपने माहौल में किसी चीज को देखते हैं तो उसमें दो चीजें हमें दिखाई देती हैं, यानी कि हम अपने इंटरेस्ट से, अपने मोटिवेशन के हिसाब से उस चीज को हासिल करते हैं, उस चीज को देखते हैं। यानी कि जो चीज हमें सामने दिखाई देती है वो फिगर होता है और जो चीज हमें पीछे दिखाई देती है उसे हम बैकग्राउंड कहते हैं। किसी के जरूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए फिगर एक ही हो और बैकग्राउंड भी एक ही हो। किसी के लिए फिगर पहले है और किसी को फिर बैकग्राउंड पहले दिखाई देता है। तो ये डिपेंड करता है ये कि हमारी जो जरूरत है, हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा जो जो इंटरेस्ट है वो किस चीज का, वो कैसा है। और उससे मुतालिक जब हम किसी चीज को पे नजर डालते हैं तो या तो हमें वो फिगर के तौर पे दिखाई देता है या बैकग्राउंड के तौर पे दिखाई देता है। सामने दिखाई देने वाली चीज फिगर है और जो पीछे दिखाई देती है उसे हम बैकग्राउंड कहते हैं। जैसा कि आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि एक जो पहली तस्वीर आपके सामने है वो उसमें दो औरतें दिखाई देती हैं या फिर उसको वो बैकग्राउंड हो जाता है और फिर एक गुलदस्ता हमें फिगर के तौर पे सामने दिखता है। इसी तरीके से एक दूसरी तस्वीर में हम अब देख सकते हैं कि कोई जो है एक चेहरा है, एक फिगर, एक आदमी है या जो भी इसको मान ले कि वो दौड़ रहा है या वो लपक रहे हैं, लेकिन ये फिगर हो गया। और बैकग्राउंड के तौर पर फिर हम ये देखते हैं कि कोई एक तीर है, ये दो तीर की जो निशान है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो चीज हमारे सामने है वो फिगर है और जो पीछे की तरफ से हमें दिखाई पड़ती है वो बैकग्राउंड होता है। और ये सब इसलिए होता है कि ये हमारे जो जाती इंटरेस्ट होते हैं उस पर ये सब चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। गेस्टाल्ट के जो ग्रुपिंग के जो लॉज हैं वो वो है ममासलात के कानून, कुर्बत का कानून,
तसलसल का कानून, बंदिश का कानून, इल्म किस्मत का कानून और अच्छी शक्ल का कानून, ये कुछ खास कुछ कानून है जिसे गेस्टाल्ट ने अपने लॉ में अच्छे से बताया है और खास तौर पे बताया है, जिसमें कि ममासलत का कानून हम ये देखते हैं कि जिन चीजों में सिमिलैरिटी या ममासलत होती है वो चीज हमें ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से कुर्बत के कानून में जिन चीजों में नजदीकी होती है वो चीज ज्यादा साफ दिखाई देती है। जैसा कि आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि ये दिखाया जा रहा है कि इसमें कुछ जो ब्लॉक्स हैं वो कुछ अलग अलग है, लेकिन उनको जब उनकी जो दूरी जब कम कर दी गई है तो वो हमें ज्यादा साफ साफ दिखाई देती है। तसलसल का कानून में ये है कि जिस चीज में कंटिन्यूटी होती है, जिस चीज में वो लगातार चलते हुए या लगातार होते हुए नजर आता है वो हमें साफ दिखता है, और जिसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है वो थोड़ा हमें कम दिखता है। बंदिश का कानून ये बताता है कि हमारे सामने जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज जब हमारे सामने होती है तो वो चीज अगर पूरी ना भी हो तो भी हम अपनी तरफ से पूरी करके उस चीज को उस तरीके से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक देख रहे हैं कि एक आपको भालू की शक्ल दिखाई दे रही है, लेकिन ये भालू पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है। इसमें इसको पूरा करने के लिए जो लाइंस होते हैं, जिन लकीरों की जरूरत होती है वो लकीर हम अपनी तरफ से इसमें जोड़ लेते हैं और जोड़ करके इसको बंद करके एक भालू के शक्ल में पूरा एज अ होल कुल के तौर पे देखते हैं। जैसा कि गेस्टाल्ट का आपको पिछले क्लास में हमने आपसे गुफ्तगू की थी कि गेस्टाल्ट का जो लॉ है वो होल एज अ होल बताता है कि हम किसी चीज को जब देखते हैं समझते हैं तो उसे टुकड़ों में ना देख करके हम उसे एक कुल के तौर पे देखते हैं, होल के तौर पे देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये उनका जो लॉ है उसमें इस कानून में भी ये बात लागू होती है कि जो खालीपन है जो उसको हम अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, जिसे हम बंदिश का कानून कहते हैं। इल्म आम किस्मत का कानून में हम ये देखते हैं कि जो चीजें एक जैसी लगती हैं वो उसे हम एक ग्रुपिंग में समझने लगते हैं। इसी तरीके से अच्छी शक्ल का कानून, यानी कि अच्छी शक्ल का कानून या लॉ ऑफ प्रेग्नेंस जिसको कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो चीजें अच्छी तरीके से शक्ल की होती है या जिन शक्ल से मुराद ये है कि जिन चीजों का कुछ माने निकलता हो, उन चीजों को हम एक ग्रुप के तौर पे या उन चीजों को एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि कुछ गोल गोल छल्ले बने हुए हैं। इन छल्लों को हम अलग अलग ना देख करके एक साथ जोड़ करके देख रहे हैं। जैसे कि ये 5 छल्ले हैं तो ये 5 छल्ले एक ओलंपिक सिंबल के तौर पे हमें ज्यादा समझ में आते हैं, ना कि अलग अलग गोल छल्ले। इसका मतलब हमें समझ में तभी आता है जब हम इसको अगर एक साथ जोड़ करके देखें कि ये ओलंपिक सिंबल के तौर पर है, तो हमें ज्यादा क्लियर इसकी समझ होने लगती है। इसके बाद गेस्टाल्ट के लॉ के बाद जो परसेप्शन का सबसे इम्पोर्टेंट या खास एक और पहलू है डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन, गहराई और फासले का इदराक। गहराई और फासले का इदराक से मतलब है कि हम किसी चीज की दूरी का, किसी चीज की गहराई का अंदाजा किस तरीके से लगाते हैं और इसके लिए क्या जरूरी है। इसके लिए दो तरीके की क्यूज को इंपॉर्टेंट बताया गया है। एक को बाइनोक्यूलर क्यूज यानी कि दूरबीन क्यूज इसको कहते हैं, यानी कि जिसमें दोनों आंखों की जरूरत होती है, और दूसरा है मोनोक्यूलर क्यूज। मोनोक्यूलर क्यूज में एक चश्मी क्यूज को भी कहा जाता है, और इसमें जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि एक चश्मे का मतलब है एक आंख। यानी कि इस तरह के क्यूज में अगर आपकी एक आंख डैमेज है तो भी आप एक आंख से इस तरह के दूरी का या इस तरह की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं या उसे समझ सकते हैं। लेकिन जो दूरबीन क्यूज है इसमें दोनों आंख की जरूरत पड़ती है, और अगर आपकी एक आंख खराब है या एक आंख किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो हम इस तरह के क्यूज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मोनोक्यूलर क्यूज या एक चश्मी क्यूज में कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि साइज, उसका आकार है, लीनियर पर्सपेक्टिव, उसका टेक्सचर, उसका रूप रंग, उसकी पोजीशन है, उसकी ऊंचाई है, शैडोइंग है, छाया, या फिर एरियल पर्सपेक्टिव या हेज कहेंगे उसको, जिसमें कि धुंधलापन जिसे कहा जा सकता है, रिलेटिव ब्राइटनेस, चमकीलापन, काइनेटिक डेप्थ, या और फिर मोशन पैरालेक्स यानी कि मूवमेंट।
और बाइनोकुलर में दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक है कन्वर्जेंस और दूसरा है रेटिनल डिस्पैरिटी, यानी कि रेटिना की खराबी या इसको डिफरेंस या फर्क कह सकते हैं, रेटिनल फर्क कहा जा सकता है इसको, डिस्पैरिटी। तो मोनोक्यूलर क्यूज में जो सबसे पहला टाइप है वो रिलेटिव साइज है, यानी कि साइज के हिसाब से उसके साइज के हिसाब से हम किसी भी चीज का जो परसेप्शन करते हैं उसमें वो फर्क होता है, यानी कि जो चीज सामने होती है वो हमें बड़ी दिखाई पड़ती है और जो चीज दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि ये फूलों भरा का जो बागान है, तो इसमें जो फूल आपको नजदीक से दिखाई दे रहे हैं वो हमें बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, और जो दूर की तरफ है वो हमें छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं और एक समान दिखाई दे रहे हैं, वो जाके आपस में एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन जो नजदीक है वो हमें थोड़े से ऊपर भी दिख रहे हैं, थोड़े से बड़े भी दिख रहे हैं, और उनमें हमें जो फर्क है वो साफ साफ दिख रहा है। तो ये फर्क हुआ, ये फर्क इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें साइज जो है वो अपना रोल निभा रहा है। दूसरा है लीनियर पर्सपेक्टिव। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक मिसाल लेंगे, रेल की पटरियां। जैसे रेल की पटरियां क्या होती हैं कि जब नजदीक से हम देखते हैं तो हमें वो दो लाइन, उसकी जो लाइन होती है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन वही लाइनें जब बहुत दूर तक चली जाती हैं तो हमें वो आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। इसे लीनियर पर्सपेक्टिव कहा जाता है कि जब दो लाइन हमें नजदीक से दिखती हैं तो हमें वो बहुत साफ नजर आती हैं और हम आसानी से बता सकते हैं कि ये दो लाइन है, लेकिन वही दो लाइन जब बहुत दूर चली जाती हैं तो हमें वो एक जैसे दिखने लगती है और हमें ये लगने लगता है कि वो दो लाइनें दो न रह करके एक हो गई हैं। इसी तरीके से तीसरा है टेक्सचर ग्रेडियंट, जिसमें कि टेक्सचर यानी कि उसका जो रूप रंग होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसमें अगर जो नजदीक है तो वो ज्यादा साफ होती है और दूर होती है तो वो हमें कम दिखाई देती है। इसके बाद जो अगला एक चश्मे क्यू है वो है इंटरपोजिशन, यानी कि दो चीज अगर एक साथ सामने है तो एक चीज सामने होती है और दूसरी चीज अगर उसके पीछे है तो पीछे वाली चीज हमें छोटी दिखाई पड़ती है और आगे वाली चीज हमें बड़ी दिखाई पड़ेगी। रिलेटिव हाइट, हाइट में भी यही बात है कि जो चीज आगे है तो वो जो ऊंचाई पर है, और जो दूर वो ज्यादा साफ दिखाई पड़ती है और बड़ी दिखाई पड़ती है, और जो दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई पड़ती है। क्लैरिटी में ये रिलेटिव क्लैरिटी में भी ये बात आती है कि जो चीज ज्यादा नजदीक है वो क्लियर होती है और जो चीज दूर हो जाती है वो हमें कम साफ दिखाई देती है, यानी कि उसमें थोड़ा सा हमें धुंधलापन दिखने लगता है। और अगर जो चीज नजदीक होती है जिसपे कि अच्छे से लाइट पड़ रही है, रोशनी जा रही है या हम उसको अच्छे से देख सकते हैं तो वो हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं और साफ साफ दिखाई देती हैं। इसके बाद जो दूसरा मोनोकुलर क्यूज है वो है रिलेटिव मोशन, यानी कि जब हम इसका तजुर्बा तब करते हैं जब हम अगर ट्रेन पर बैठे हैं या हम खास तौर पर ट्रेन पे ही इसकी जो मिसाल है वो ज्यादा सही होती है कि अगर हम ट्रेन पर बैठे हैं और ट्रेन जब अपनी रफ्तार से चल रही होती है तो हमें सामने से खिड़की से वो सारे पेड़, पहाड़, नदियां और जो बस्तियां हैं वो भी ट्रेन के साथ साथ भागती हुई नजर आती हैं या चलती हुई नजर आती हैं। इसे रिलेटिव मोशन कहा जाता है। ये इसलिए होता है, ये ऐसा नहीं है कि वो जो बस्तियां हैं या जो पहाड़ हैं या नदियां हैं वो भाग रही हैं, भाग हम रहे होते हैं। यानी कि जो ट्रेन है, जिस ट्रेन पर हम बैठे हैं, हालांकि उसमें भी मूवमेंट नहीं है, हमारे अंदर मूवमेंट नहीं, ट्रेन में मूवमेंट है, ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन के चलने से वो हमारे अंदर भी एक तरह का मूवमेंट होने लगता है और जो सामने हमारी नजर आती है चीजें वो भी हमें उसी की तरह चलती हुई नजर आती है, जिसे हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। शैडो में शेडिंग इफेक्ट ये होता है कि जिस चीज पर जो शेड पड़ता है, जो जिस चीज पर जो परछाई पड़ती है तो वो हमें उस जो परछाई जब पड़ती है तो वो हमें धुंधली नजर आती है ज्यादा, और जो आगे वाली चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर नजर आती हैं। रिलेटिव ब्राइटनेस के साथ भी यही बात है कि जब किसी चीज पर अच्छे से लाइट पड़ती है तो वो साफ साफ नजर आती है, क्लियर नजर आती है, और जिस पर लाइट कम पड़ती है तो वो हमें
धुंधली नजर आती हैं, या उसमें उसकी जो उसकी जो साइज है, उसका जो आकार है वो कुछ हमें कम दिखाई देता है। ये सारे आपके जितने सारे क्यूज थे वो मोनोक्यूलर क्यूज थे, एक चश्मी क्यूज थे जिसे हम एक आंख की मदद से देखते हैं। इसके बाद जो डेप्थ परसेप्शन में दूसरा क्यू है वो है बाइनोक्यूलर क्यूज, या जिसे हम दूरबीन क्यूज कहते हैं, जिसमें दोनों आंख की जरूरत पड़ती है। और उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है रेटिनल डिस्पैरिटी, यानी कि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उस चीज से हमारे रेटिना पर एक इमेज बनता है, एक उसकी परछाई बनती है, एक उसकी तस्वीर बनती है हमारे रेटिना पर, लेकिन दोनों आंखों से बराबर वो इमेज नहीं बनता है। यानी कि राइट आईज, जो दाहिना आंख है, और बायां आंख है, इन दोनों आंखों में जो किसी चीज की परछाई बनती है, इमेज बनता है, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। और ये फर्क हमें तब नजर आता है जब हम उस चीज को काफी नजदीक से देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्लाइड में देख रहे हैं कि एक आदमी अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को आंखों के नजदीक ला करके देख रहे हैं। तो ये जो उंगलियां हैं उनके ऊपर जो नाखून है, इसको जब हम दूर से देखते हैं तो इसमें हमें कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब बहुत नजदीक ला के इसको हम देखते हैं तो ये रेटिनल डिस्पैरिटी की वजह से हमें इसका फर्क जो है वो समझ में आने लगता है, और ये दोनों आंखों की बदौलत ही मुमकिन है। दूसरा है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है कि जो दूर की चीजें हैं, हमारी जो आंख है जब वो दूर की चीजों को देखती है तो उस पर बाहर की तरफ वो फैलती हैं, और जब नजदीक की चीजों को देखती हैं तो अंदर की तरफ, जो नाक की तरफ जो है वो सिकुड़ती हैं। तो जब अंदर की तरफ वो सिकुड़ती हैं तो उससे हमें चीजें नजदीक दिखाई देती हैं, और जब दूर की तरफ हमें देखना होता है तो वो हमारी आंख जो है वो नाक से दूरी की तरफ जो है वो उनका फैलाव होता है, और जिसकी वजह से हमें वो चीज दूर दिखाई पड़ती है। आप जैसा कि यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं कि जब दूर की चीज है, वो जो एक कीड़ा है या जिसको बटरफ्लाई कह सकते हैं, एक तितली है, जो कि आंखों से दूर जब है तो ये आंखों के अंदर एक फैलाव हुआ, और तब वो चीज दूर से दिखाई दे रही है। लेकिन जब उसी चीज को नजदीक से देखना होता है तो वो उसमें सिकुड़न होता है, वो आंखें जो होती हैं हमारी, जो रेटिना जो है वो अंदर की तरफ सिकुड़ता है, नाक की तरफ, और तब वो चीज हमें नजदीक से साफ साफ दिखाई पड़ती है। इसके बाद परसेप्शन में का जो कॉन्सेप्ट है, जो परसेप्शन के में की जो अलग अलग कानून है, उसमें एक कानून है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, यानी कि रूप, साइज या उसका जो रंग है वो कैसा भी हो, वो हमें कांस्टेंट दिखाई देता है, जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ता है। इसे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहते हैं। यानी कि लाइट पड़ने से या दूर जाने से या रंग में बदलाव हो जाने से हमारे परसेप्शन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये 5 तरीके के हैं, जिसमें साइज कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी, टेक्सचर, कलर और ब्राइटनेस, यानी कि साइज का है, आकार का है, बनावट का है, टेक्सचर का है, रंग और चमकीलेपन का। तो साइज में ये देख रहे हैं कि एक ही, देखिए यहाँ पर एक साइज के 2 लोग हैं, ठीक है, और जो 2 अलग अलग कोने में अगर खड़े हैं तो उनकी वजह से एक ही साइज के लोग हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन साइज की कॉन्स्टेंसी ये है कि दोनों के साइज जो है वो एक है। सिर्फ अगर जो उनके जो एक कमरे में अगर 2 कोने पे जो खड़े हैं तो जो जिस रेटिना का जो इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमें छोटे या बड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके जो साइज है वो साइज वही रहती है। इसके बाद शेप कॉन्स्टेंसी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्लाइड में एक जो मिसाल के तौर पे बनाई गई है कि यहाँ पर खिड़की के पल्ले हैं, तो जब पल्ले बंद रहते हैं तब भी वो खिड़की के पल्ले ही कहलाते हैं, और जब खिड़की के पल्ले हम खोल देते हैं तब भी वो खिड़की के पल्ले ही कहलाएंगे। तो वो इसलिए है कि उनका जो शेप है, उनकी जो बनावट है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। हालांकि खोलने और बंद करने में थोड़ा सा फर्क उसके शेप में होता है, लेकिन बावजूद इसके ये अपने इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान वही रहती है।
इसी तरीके से टेक्सचर में के लिए भी बात है कि जो अगर किसी चीज का जो टेक्सचर है, किसी चीज की जो क्वालिटी है, वो उस क्वालिटी पर अगर कोई फर्क पड़ता है तो वो चीज उसमें कोई बदलाव, उस चीज में कोई बदलाव नहीं आता है, उसका टेक्सचर जो है वो वैसा ही रहता है और फिर हमें उस चीज में उसकी उसकी चीज की समझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। कलर में भी ये है कि अगर जिस चीज को अगर दूर से देख रहे हैं या उस पर शेडो पड़ रहा है, उस पर लाइट पड़ रही है, या उसकी चीज को हम दूर से पे रख दें, जैसे अगर आप एक सेब का ही की मिसाल ले लें, तो अगर हम सेब को नजदीक में रखें, दूर में रखें, या उसको हम ज्यादा उसके ऊपर लाइट डाल के हम देखें, तब भी उसका जो रंग है वो लाल ही दिखेगा, वो काला या सफेद नहीं हो सकता है। ब्राइटनेस या चमकीलेपन की जो कॉन्स्टेंसी है उसमें ये देखते हैं कि अगर ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन उससे उसकी जो अपनी जो जाती ब्राइटनेस है वो वैसे की वैसे ही रहती है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि गेस्टाल्ट में बहुत ज्यादा खास माना जाता है, वो है परसेप्चुअल सेट, कि हमारे जो देखने का जो नजरिया होता है वो एक खास सेट के तौर पे अगर तैयार हो जाता है, तो चीज अगर सामने जो चीज पड़ी है तो उसमें अगर बदलाव भी होता है तो हम उसी तरह के हमारा जो परसेप्शन या हमारी जो समझ होती है वो वैसी ही होती है। यहाँ अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं कि अगर उसको हमने देख लिया कि पेड़ के तौर पे ही अगर हम देख रहे हैं, तो बाद में अगर उसमें वो कुछ बदलाव भी किया जाता है तो वो चीज हमें पेड़ ही नजर आती है, क्योंकि एक सेट या एक जो कहते हैं कि प्रिपरेशन हो जाता है हमारे दिमाग में कि ये चीज ऐसी ही दिखेगी। अगर हम ये मान लेते हैं कि अ, किसी किसी फिल्म की हीरोइन अगर आपके सामने है, और तो ये हम मान लेते हैं कि वो खूबसूरत ही होती है, लेकिन अगर वो हमारे सामने है और अगर हमको वो नजर आती है कि अगर वो खूबसूरत ना भी हो तो हमें नजर आती है वो खूबसूरत, क्योंकि हमारा ये सेट हो जाता है कि परसेप्चुअल सेट हो जाता है कि वो खूबसूरत ही होगा। यानी कि हम हमारे दिमाग में एक तैयारी हो जाती है पहले से ही किसी चीज को देखने की, जब कि कोई चीज कैसा होगा तो हम उसको उसी तरीके से देखते हैं। अगर उसमें कोई बदलाव होता भी है तो वो बदलाव हमें नजर नहीं आता। परसेप्शन के बाद जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है वो एक और खास मौजू है, और वो मौजू है इल्यूजन या फरेबे नजर जिसे हम कहते हैं। इसमें जैसे कि आपको नाम से ही समझ में बात आ रही है कि फरेबे नजर यानी कि नजर का धोखा, कि हमारे सामने जो चीज रहती है हम उस चीज को उस चीज के तौर पे ना देख करके नजर के धोखे के तौर पे देख लेते हैं, यानी कि हमारी नजर से धोखा हो जाता है। या दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि फॉल्स परसेप्शन, यानी कि झूठा गलत समझ जो है हम डेवलप कर लेते हैं किसी चीज के लिए, उसे हम फरेबे नजर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम रात के अंधेरे में रस्सी देख लेते हैं तो हम उस रस्सी को सांप समझ लेते हैं और सांप समझ के डर जाते हैं। तो लेकिन सच्चाई ये है कि वो सांप नहीं रस्सी होती है, लेकिन फरेबे नजर की वजह से हमें वो रस्सी सांप दिखाई देती है और हम डर जाते हैं। इसे ही फरेबे नजर कहा जाता है। और इस फरेबे नजर के कई किस्म है, जिसे अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग तरीके से इसके बारे में बताया है, जिसमें कि सबसे पहले है मूलर लायर इल्यूजन। यहाँ पर मूलर लायर इल्यूजन में दो तरीके की लकीरें आप देख रहे हैं अपने स्लाइड में। एक लकीर है वो एरो हेडेड है और दूसरी लकीर जो है वो फेदर हेडेड है। लेकिन यहाँ पर जो तीर रेखा वाली लकीर है वो छोटी दिखाई देती है पंख रेखा की लकीर से। तो पंख रेखा की लकीर और तीर रेखा की लकीर में कोई फर्क नहीं है, ये फर्क सिर्फ हमारी नजर का होता है कि हम तीर रेखा को पंख रेखा से छोटी समझने लगते हैं। इसके बाद पोन्जो इल्यूजन है। पोन्जो इल्यूजन में आप ये देख रहे हैं कि दो लाइन यहाँ पर बनी हुई है, एक पीले रंग की एक लाइन है और एक छोटी लाइन दिखाई दे रही है, और पीले रंग की एक लाइन है जो आगे की तरफ जब दूर की तरफ जा रही है तो वो थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। जबकि सच्चाई ये है कि दोनों लाइन में कोई फर्क नहीं होता है, ये हमारी नजर का धोखा होता है कि ये हमें बड़ी आगे वाली लाइन जो है वो बड़ी लंबी दिखाई दे रही है। इसके बाद है मून इल्यूजन। मून इल्यूजन यानी कि चांद का फरेब। चांद का फरेब में ये होता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वो हमें अलग अलग तरीके से वो कभी छोटा कभी आधा ये दिखाई देता है, जबकि उसके
साइज में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन हमें ये हमारी नजर के धोखे की वजह से जैसे जैसे वो हराइजन पे जाता है वो हमें वो छोटा दिखाई देने लगता है, आधा दिखाई देने लगता है, और हमारी नजर का धोखा हो जाता है, जिसे हम मून इल्यूजन कहते हैं। इसके बाद इबिंगहॉस इल्यूजन है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि दो तरीके के गोले यहाँ पे बने हुए हैं। एक गोला नीले रंग से है और दूसरा हरे रंग से है। तो और दोनों हरे रंग का जो गोला है उसको अगर हम ये पूछा जाए कि दोनों अगर हरे रंग के गोले में क्या फर्क है, तो जो दूसरी तरफ वाला गोला है जिसके नीले वाले गोले छोटे छोटे हैं, तो ये कहा जाता है कि दोनों में फर्क है। वो वाला दूसरा वाला जो गोला है वो छोटा है, जबकि फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है। दोनों में सिर्फ हमारी नजर का फर्क होता है कि दोनों गोले समान हैं, बराबर हैं, और हमारी नजर के धोखे की वजह से हमें वो छोटे या बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसे इबिंगहॉस इल्यूजन इसलिए कहा जाता है कि इसे इबिंगहॉस ने बनाया, इसके बारे में बताया था। इसे टिचनर इल्यूजन भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में फिर टिचनर ने इसे आगे बढ़ाया और इसके बारे में और ज्यादा चर्चा की थी। द एम्स रूम इल्यूजन, जो दूसरा इल्यूजन है वो एम्स रूम इल्यूजन है। यानी कि यहाँ पर वही बातें हैं कि दो लोग जो बिल्कुल समान साइज के हैं, यहाँ पर जो जो दो लड़कियां हैं इस स्लाइड में, और एक छोटी दिखाई दे रही है और एक बड़ी दिखाई दे रही है। वो छोटी और बड़ी इसलिए दिखाई दे रही है कि वो दोनों दो तरह के कोने पर खड़ी है, और जिसके इमेज की वजह से वो छोटी या बड़ी दिखाई दे रही है, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों के साइज में कोई फर्क नहीं है। और इसके बाद एक और इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसे पोगेनड्रॉफ ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि दो लाइन है जो है वो उसको एक तीसरी लाइन काट रही है, लेकिन जो काटने वाली लाइन है वो हमें दो तरीके की दिखाई पड़ रही है, दो तरीके की बल्कि तीन तरीके की भी दिखाई दे रही है। इसलिए दिखाई दे रही है कि ये हमें हमारी नजर के धोखा की वजह से ये हमें तीन लाइन दिखाई दे रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इसे काटने वाली सिर्फ एक ही लाइन है, और इस एक लाइन को हम अपने नजरियात की वजह से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमें तीन लाइन दिखाई दे रही है, एक ब्लू, एक लाल, और एक काली लाइन जो हमें दिखाई दे रही है। जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ एक लाइन ही इस दोनों लाइन को एक लाइन को काट रही है या इसकी तरफ से जा रही है। तो इस तरीके से ये पोगेन इल्यूजन है। और इस तरह के और भी बहुत सारे इल्यूजन हैं, या जिसको फरेब नजर कहते हैं, वह जो आम जिंदगी में भी हमें बहुत तरह का फरेब नजर देखने को मिलता है कि कभी कभी कोई चीज हमारे सामने होती है और हम धोखा खा जाते हैं कि उस चीज की जो सच्चाई है, उस चीज की जो शक्ल है, वो सही शक्ल में हम उसको ना देख करके हम अपने उसको गलत तरीके से देख लेते हैं, या हम उस चीज को देखने में फरेब खा जाते हैं, और हम उससे मुतालिक जो हमारा रवैया होता है या बिहेवियर होता है, फिर वो हम करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज जो हमने आपके साथ गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू एक परसेप्शन और सेंसेशन के मौजू पर थी, और वो इसके परसेप्शन से और सेंसेशन या जो उसको हिस कह लेते हैं, तो इससे इसकी जो वजाहत हमने की, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सेंसेशन और परसेप्शन दोनों एक दूसरे से या बल्कि हम ये कह सकते हैं कि परसेप्शन में सेंसेशन बहुत जरूरी है, या सेंसेशन के बिना परसेप्शन जो है वो मुमकिन नहीं होता है। सेंसेशन हमारे सेंस ऑर्गन या हमारे हवास की मदद से होते हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं उनकी मदद से होते हैं, जो आंख है, कान है, नाक है, हमारी जुबान है, और हमारे जो लम्स है उसकी उसकी मदद से हमें सेंसेशन होता है, और उस सेंसेशन की वजह से परसेप्शन जो है वो मुमकिन होता है। यानी कि सेंसेशन में जब हम मीनिंग जोड़ लेते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा जोड़ लेते हैं, तो वो माने खेज हो जाता है, और तब हमें किसी चीज की जो सही शक्ल है या उसके बारे में जो सही जानकारी है वो हमें समझ में आने लगती है। परसेप्शन के बारे में जो बताया गया कि परसेप्शन सभी जो प्रोसेस है उसमें सिलेक्शन है, उसमें मीनिंग है, उसमें एक इमेज बनता है,
और इसकी जो चर्चा गेस्टाल्ट ने की स्पेशली वैसे तो परसेप्शन के बारे में बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी बात रखी है परसेप्शन को समझाने के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और अहम है वो गेस्टाल्ट के जो कानून है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनके जो कानून है उसमें जो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, बंदिश का कानून, और इसके बंदिश के कानून के साथ आप ये देख रहे हैं कि हमने आपको बताया था कि बंदिश के कानून में ये होता है कि हम अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ करके उस किसी अधूरे चीज को पूरा कर लेते हैं, इसको बंदिश का कानून कहते हैं। इस तरीके से सिमिलैरिटी के कानून में ये देखा गया कि जो चीजें समान होती हैं, एक जैसे नजर आती हैं, उन्हें हम जल्दी परसीव करते हैं। इस तरीके से जो अच्छी शक्ल का कानून है, अच्छी शक्ल के कानून में ये था कि हम अपनी तरफ से किसी चीज को जोड़ लेते हैं कि वो चीज जो है उसका सही मकसद क्या है, या वो चीज सही रूप में किस तरीके से सामने आती है। जैसे कि अगर कोई आधी अधूरी चीज हमारे सामने रखी की है या पूरी चीज भी अगर रखी होती है तो उस चीज को हम उस तरीके से ना देख करके उसको किसी ऐसी चीज से जोड़ लेते हैं जिससे उसका मकसद हमें ज्यादा साफ नजर आता है, तो हम उसे अच्छी शक्ल का कानून कहते हैं। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से जो अलग अलग टाइप्स बताए गए, जैसे कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में बताया गया स्पेशली कि अलग तरह की साइज, ब्राइटनेस या कलर अगर बराबर है तो उसमें अगर कोई फर्क पड़ता भी है तो वो फर्क हमें इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि उसके अंदर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी होती है, यानी कि हम हमारे देखने का जो नजरिया होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर चीज हमारे सामने रखी है, हमसे दूर रखी है, उस पर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ रही है, उस पर या उसको कहीं उठा करके यहाँ से उठा करके हम दूसरे कमरे में रख देते हैं या उसको उठा करके खुले खुले मैदान में रख देते हैं, तब भी उसकी जो शक्ल है, उसकी जो सूरत है वो वैसे ही रहेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर एक मिसाल दिया जाए कि जैसे कोयला है, तो कोयले की जो शक्ल है वो उसका जो रंग है वो काला होता है, तो उस कोयले को अगर हम सूरज के नीचे रखें तो भी वो हमें कोयला ही दिखाई देगा, उसको हम उठा करके अपने कमरे में रखें तब भी हमें वो कोयला ही दिखाई देगा, और उसको उठा करके अगर हम अपने किचन में डाल देते हैं तब भी वो कोयला ही कहलाता है। ये परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी होता है जिसमें कि चीज जो है अपनी उसकी जो शक्ल है, उसकी जो बनावट है, उसके जो रंग है, उसमें बदलाव होने के बावजूद वो चीज हमें उसी तौर पे दिखाई देती है। जैसे कि अभी हम अपने स्लाइड में दिखाया था कि जो खिड़की का पल्ला है, खिड़की का पल्ला अगर हम खोल के रखें तब भी वो हमें खिड़की के पल्ले के तौर पे दिखाई देता है, अगर हम बंद करके रखें तब भी हमें वो पल्ले के तौर पे ही दिखाई पड़ता है। तो ये परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का ही नमूना है, या उसे इसकी वजह जो है वो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है कि हमारे जो देखने और समझने का जो नजरिया होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो बिल्कुल उसमें आकर के वो एग्जैक्ट वो फिट हो जाता है कि हाँ इसमें अब कोई भी जो बदलाव है, कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती है। और इसके बाद जो सबसे खास एक और पहलू पे हमने रोशनी डाली है वो है फरेब नजर, इल्यूजन, जिसका कि हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसका सामना रोज करना पड़ता है या अक्सर करना पड़ता है, जिसमें कि हम एक चीज को गलत तरीके से समझने लगते हैं या गलत तरीके से हम उसका परसेप्शन करने लगते हैं। ये फरेब नजर कहलाता है। और कई तरह के फरेब नजर को हमने अपने स्लाइड में दिखाया, जिसमें कि दिखाया गया कि कैसे हम किसी चीज को गलत समझ लेते हैं। एक अगर साइज में हो या लाइंस के अकॉर्डिंग हो तो फिर वो हमें एक जैसी या उसमें जो बदलाव होता है वो बदलाव हमारी अपनी वजह से होता है, ना कि उस चीज में वो बदलाव होता है। जैसे हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो रस्सी को सांप समझने की वजह वो रस्सी नहीं है, बल्कि वो हमारी अपनी नीयत है, हमारी अपना जो मोटिवेशन होता है या हमारा जो लाशऊरी दिमाग जिसे हम ये कहते हैं कि जो काम कर रहा होता है उसकी वजह से हम उस चीज का गलत या
गलत परसेप्शन या उस तरीके को गलत तरीके से हम उसको देखने लगते हैं या समझने लगते हैं। और कई कई तरीके से, जैसे मून इल्यूजन बताया कि मून इल्यूजन बहुत ज़्यादा कॉमन है कि चाँद जो है वो हमें कभी छोटा दिखता है, कभी आधा दिखने लगता है या कभी हमें वो पूरा गोल दिखता है। तो वो इसकी वजह ये नहीं कि चाँद के शक्ल में या उसके साइज़ में कोई बदलाव आ रहा है, बल्कि हम जैसे-जैसे वो होराइज़न पे जाता है और ज़ेनिथ पे जाता है, उसके हिसाब से उसमें बदलाव जो आता है, तो ये हमारी नज़र का धोखा कहलाता है। तो नज़र का धोखा जो है, वो एक ऐसा ख़ास पहलू होता है परसेप्शन में, जो कि आए दिन उसका सामना हम करते हैं और हम उसकी वजह से कई चीज़ों को गलत समझ लेते हैं और धोखा खा बैठते हैं। और फिर जब हम उस चीज़ को सही तरीके से अपने तजुर्बे की वजह से या अपने एक्सपीरियंस की वजह से जब हम उस चीज़ को सही तरीके से जब समझते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि हम जो पहले समझ रहे थे, वो उसमें क्यों ये गलती हो रही थी या हमारे समझ में क्या गलत था। तो इस तरीके से सेंसेशन और परसेप्शन जो है वो एक बहुत ख़ास या इसको कह लेते हैं कि बहुत अहम मौज़ू है, या एक अहम चैप्टर है, एक अहम आपके सिलेबस में दिया गया है, जो जिसे कि आपको पढ़ना है। और इसे सिर्फ़ नफ्सियात में ही इसका रोल या इसका जो रोल है वो सिर्फ़ नफ्सियात के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि आम ज़िंदगी में भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने ज़ाती ज़िंदगी में, अपने ज़ाती कामों में हम इसका तजुर्बा हासिल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसको आगे भी हम इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे अपनी किताब से, और आप इसमें जो हमने आपके साथ ये सारी गुफ्तगू की, जो इन सेंसेशन के बारे में और परसेप्शन के बारे में जिसकी जो वजाहत की हमने, तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और आप इसका फ़ायदा उठाएँगे और अपनी किताब से आप ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो और अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएँ और अपने आप एग्ज़ामिनेशन के लिए, अपनी समझ के लिए, अपने आप जानकारी के लिए इसे अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से, इस गुफ्तगू से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और आगे भी हम आपके साथ इस तरीके से और भी अलग-अलग जो मौज़ू हैं उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको नफ्सियात के अलग-अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं, उन पे चर्चा करेंगे, उन पे गुफ्तगू करेंगे, मुबाहसा करेंगे, और इंशाअल्लाह आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा और आप उससे आप अपने ज़ाती ज़िंदगी में, अपने पढ़ाई में उससे अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे। शुक्रिया।